हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमरीश कुमार। आज जो ये एलएलबी का मैंने टॉपिक उठाया हुआ है, ये बेसिकली सेकंड पेपर है आपका, जिसका मतलब नाम है संविदा विधि। हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले छोटे छोटे टॉपिक में बनाएंगे, फिर एक पूरा क्लब करके सेकंड पेपर को इसमें ले लेंगे। पॉइंट ये आता है कि संविदा है क्या। बेसिकली संविदा एक तरह से वचन है, मतलब जो कमिटमेंट हम जिसको बोल देते हैं, वचन देना। एक विदेशी है वो एंसन करके, उन्होंने बोला है संविदा विधि विधि की वह शाखा है जो उन परिस्थितियों को अवधारित करती है जिनमें कोई प्रतिज्ञा उस व्यक्ति पर विधिक रूप से आबद्ध कर होगी जिसने की वह प्रतिज्ञा की है। कानूनी भाषा है, थोड़ी सी जटिल होगी। मतलब ये है कि अगर मैंने किसी को वचन दिया है, तो वो वचन का कहीं ना कहीं लीगली सेटलमेंट, मतलब वो लीगली बाउंड होगा कि वो वचन को पूरा करे। वो चीज जो होती है वो संविदा में आती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। वचन जो है उसका कहीं लिखित प्रमाण नहीं होता है। जैसे शिवगामी देवी कहती थी, ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। तो वो कोई लिखित नहीं था, उनको कोई लीगली बाउंड नहीं कर सकता था। वो उनकी आत्मिक शक्ति थी, आत्मीयता थी, या आत्मबल था कि जो उन्होंने बोला है वो उनको करना है। अब हम थोड़ा सा विधि के अंदर हम जाते हैं, तो हम देखेंगे कि भारत में प्राचीन समय से ही प्रतिज्ञा को बहुत ही महत्व दिया गया है। वचन यानी प्रतिज्ञा, चाहे वो दशरथ जी की प्रतिज्ञा हो, चाहे भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा हो, इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो वही संविदा यानी कि उसी चीज को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका लीगल और अन्य प्रोस्पेक्ट जानते हैं। संविदा कॉन्ट्रैक्ट एक बाध्यकारी समझौता है जिसमें कम से कम दो पक्ष तो हो ही, वरना करेगा किससे, या उससे अधिक हो। कोई विशेष उद्देश्य हो, कुछ शर्तें हो जिनके आधार पर सहमति व्यक्त की जाए। यह लिखित और मौखिक दोनों तरीके का हो सकता है। अब जो मौखिक होता है उसमें क्या होता है कि गवाहों की जरूरत पड़ती है कि हाँ, हाँ इन्होंने मेरे सामने बोला था। लेकिन अगर कानूनी दृष्टि से ये देखा जाए तो मौखिक बोलने वाला कभी भी पलट सकता है, क्योंकि उसने तो वचन नहीं दिया ना सच बोलने का। तो लेकिन जो लिखित होता है उस पर महत्व ज्यादा होता है। जैसे लिख के दिया, सारे गवाहों के सिग्नेचर्स हो गए, तो वो जो है कानून की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अब संविदा के जो प्रमुख तत्व होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ऑफर, मतलब संविदा किसके बेस पे होगी। जैसे मैंने आपको वचन देने के लिए अगर कुछ बोला है तो कोई ना कोई ऑफर होगा कि भाई हाँ, मैं आपको इस महीने की 15 तारीख को 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक है। अब पहला तो ये हो कि 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये तो हो गया ऑफर। दूसरे को बोला कि यस मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, यानी 1 लाख रुपए मैं ले लूंगा। अब पता चला कि आपने तो ऑफर दे दिया लेकिन दूसरा वाला जो लेना ही नहीं चाहता। ठीक है। तीसरी ये है कि जो ये पैसा है और ये जो लेन और देन है, ये इलीगल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हवाला वाला चल रहा हो कुछ। तो ये है कि दोनों पक्ष में कानूनी, मतलब अगर कोई एक पक्ष भी तोड़ता है तो उसको आप लीगली बोल सकते हैं कि भाई आपने मुझे बोला था 1 लाख रुपए मेरी इस जरूरत के लिए देंगे तो आप दीजिए। फिर उसमें कुछ शर्तें होंगी कि वो पैसा उधार का वापस कर रहा है या उधार ले रहा है। ठीक है। तो उन शर्तों पर होगा। तीसरी चीज होगा कि अगर इसमें कोई लाभ, मतलब कुछ वैल्यू प्राप्त हो। भाई वैल्यू सीधी सी है, अगर 1 लाख रुपए कोई दे रहा है तो उसको 1 लाख रुपए मिल रहा है। ठीक है। उद्देश्य वैध और कानूनी, सीधी सी बात है कि आप जो 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो किसी न किसी या तो काम के लिए दे रहे हैं। तो काम ऐसा नहीं आना चाहिए कि भाई हमें 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप जाकर के इसका कत्ल कर दो। नहीं, मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे लकड़ी खरीदनी है, आपसे जमीन खरीदनी है, भैंस गाय कुछ भी, मतलब कोई ना कोई उद्देश्य वैध होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप किसी के घर में आग लगाने के लिए 1 लाख रुपए दे रहे हैं और उसका भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। अब होती है संविदा के प्रकार। देखिए, वचन है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके फिर बाइफरगेशन भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बना करके हमने छोड़ दिया वैलिड, जिसमें कानूनी आवश्यकताएं पूरी होती है। यानी कि जो
ऐसे काम में संलग्न नहीं है जो अविधि पूर्व है। अविधि पूर्व मतलब किसी को प्रताड़ित करने के लिए पैसे देना या कॉन्ट्रैक्ट देना, किसी को मारने के लिए देना, किसी व्यक्ति के निवास में आग लगाना, मतलब कोई भी अविधि पूर्व कार्य नहीं होना चाहिए। अवैध, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे जो कानून की दृष्टि से अस्वीकार है। कानून की दृष्टि से अस्वीकार मानव तस्करी। जैसे मैं तुमको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तुम हॉस्पिटल से बच्चा चुरा के मुझे दे देना, या मैं तुमको 2 लाख रुपए दूंगा अगर तुम वहां से लड़की को उठा लाओ। तो ये जो है कानूनी रूप से स्वीकार नहीं, मतलब कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप मत कीजिएगा जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएससी कोई भी धारा का उल्लंघन हो। अगर हो रहा है तो ये संविदा तो हो ही नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, आपको जेल जरूर होगी। फिर होती है रद्द करने योग्य संविदा। ऐसी संविदा जिसमें किसी पक्ष को समाप्त करने का अधिकार होता है। अब क्या होता है कि मान के चलिए कि मेरे फैमिली मेंबर के ऊपर आपने बंदूक रख दी और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया कि मैं अपना मकान आपको 5 लाख में बेच रहा हूँ जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। उस समय मैं कॉन्ट्रैक्ट कर ही दूंगा, लेकिन करने के बाद मैंने अपनी फैमिली को सुरक्षित जगह पे छोड़ा। इसके बाद मैंने उसको कोर्ट में चैलेंज किया कि सर आप खुद सोचिए कि 50 लाख की जमीन में 5 लाख में क्यों बेचूंगा, क्या मेरी मजबूरी होगी। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो आपके लॉ हैं उसमें पूछे जाएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उसमें जिसके साथ हुआ उसको बुलाया जाए। तब आप बताइएगा कि सर इन्होंने बलपूर्वक मुझसे संविदा बनवाई है, कनपट्टी पे बंदूक रखी थी, तो वो संविदा शून्य कर दी जाएगी। ठीक है। अनुपालन योग्य, इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वह संविदा जिसे कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है। अब मान के चलिए आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं अपनी ये जमीन इस एनजीओ को इस काम के लिए दूंगा या हॉस्पिटल को दूंगा। पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया और बदले में मैं कुछ, अचानक से आपके पास एक बिल्डर का कॉल आता है। बिल्डर बोलता है भाई साहब मैं आपको इस जमीन के इतने रुपए दूंगा, आप क्यों फ्री में दे रहे हैं या कम पैसे में दे। लेकिन चूंकि आप संविदा कर चुके हैं और पूरे होश और हवास में बिना किसी दबाव के कर चुके हैं, तो अब वो एनजीओ वाले या हॉस्पिटल वाले आपको कोर्ट में घसीट सकते हैं। मतलब नैतिकता की दृष्टि से आप गलत कर रहे हैं, आपने उनको एक आश्वासन दिया, अब वो जो कर रहे हैं वो आप गलत नहीं कह सकते। तो ये अनुपालन योग है। अब सवाल ये आता है कि करार और संविदा, इनमें फर्क क्या होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे इनके बीच में करार है। आपने एक तो सुना ही होगा, रेंट एग्रीमेंट। दूसरा होता है संविदा नियुक्ति, संविदा भर्ती। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो संविदा शिक्षा भर्ती, शिक्षा मित्र, ये सब आपने खूब सुने होंगे। तो इन दोनों में फर्क क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। ये दोनों बहुत सिमिलर से ही लगते हैं पर इनमें बहुत बारीकी सा अप होता है। देखिए, जब दो या अधिक पक्ष किसी विशेष शर्त या उद्देश्य पर आपसे सहमति व्यक्त करते हैं तो उसे करार कहते हैं। यह मौके के लिखे हो सकता है, लेकिन ये हमेशा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता। जैसे आपने एग्रीमेंट किया, रेंट एग्रीमेंट आपने बनाया कि मैं 11 महीने तक इसमें रहूंगा, ये किराया दूंगा, लेकिन बीच में मान के चलिए कि आपके मकान मालिक को रेनोवेट कराना है, कुछ कराना है, तो वो आपसे खाली करवा सकता है। दिस इज द एग्रीमेंट, मतलब उसमें हो सकता है ये शर्त भी डाली जाती है। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो बाध्यकारी बन जाता है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है कि भाई 4 साल तक हम अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम पर कर रहे हैं, आप इसका जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल करें, मतलब अच्छे कार्यों में, ऐसा नहीं है कि वहां मानव तस्करी करने लगे, तो वो करार होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट कानूनी रूप से बाध्यकारी बन जाता है। जैसे मान के चलिए संविदा नियुक्ति 1 साल के लिए हुई थी, अब उसको 6 महीने में अगर निकाला तो वो सीधा कोर्ट जा सकता है तो भाई हमको आपने निकाला कैसे। तो एक मोटा मोटा ये माने कि एग्रीमेंट मोस्टली नॉन गवर्नमेंट या नॉन एम्प्लॉय वाली चीजों में होता है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है हमेशा एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट के बीच में होता है। मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि बहुत डीप में जाना। अब सवाल ये आता है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, कि क्या हर संविदा एक करार होती है या हर करार संविदा होता है। ये मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखिए, संविदा क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट
एक पहला फेज है कि हम एग्री हुए और हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया। इसके बाद जो सेकंड फेज होती है वो होती है कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट जो है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। संविदा क्या है कि वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो लॉफुली बाध्यकारी है। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीमेंट चूंकि संविदा की पहली स्टेज है, तो इसलिए हर संविदा एक करार तो है, बिकॉज बोथ पीपल आर एग्री ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन चूंकि इसमें कानूनी बाध्यता नहीं है, इसलिए हर संविदा को हम एग्रीमेंट नहीं कह सकते। तो जैसे सपोज करिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ही मैं देता हूँ आपको। दो दोस्तों ने ये तय किया कि हम हर सप्ताह मिलेंगे। ये क्या है? एग्रीमेंट, बिकॉज बोथ आर एग्री कि हम मिलेंगे। लेकिन अगर वो नहीं मिलते हैं तो आप केस नहीं कर सकते हैं। है ना, वादा किया मिलने नहीं आए, ये भी कोई बात हुई, ऐसे नहीं कर सकते आप उसको कोर्ट में नहीं घसीट सकते। भाई तुमने कौन बोला था मैं मिलने आऊंगा, वो मिलने नहीं आए, तो बताइए, गलत बात है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो होता है कि अगर वो लिखित में दे देता है कि हम इस तारीख को हम यहाँ पर मिलेंगे और इस चीज पर डिस्कशन करेंगे, और अगर हम नहीं आते हैं तो फिर हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, वो लिखित में होता है। जैसे एक व्यक्ति ने जैसे आपने अपना मकान बनाने के लिए ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया। कॉन्ट्रैक्ट देखिए, अपने आप इजी हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट दिया, एग्रीमेंट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट। ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मकान बनाएगा, उसने कहा अच्छा, हम 6 महीने में बना दूंगा आपका मकान, लेकिन वो 6 महीने में नहीं बना पाया। तो आप उसमें केस कर सकते हैं या उससे कुछ रुपए की रियायत मांग सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो भी उसमें नियम बशर्ते लागू है, तो देख सकते हैं। अब करार क्या होता है कि करार होते हैं तीन तरीके के। करार मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मैंने पहले ही आपको बताया था। वैध, कानूनी मान्यता। अवैध, जो कानून के सीधा विरुद्ध हो। निष्फल यानी वॉइड, इसको हम बोलते हैं शून्य, जो प्रारंभ से ही अमान्य। मान चलो आपने किसी नाबालिग बच्चे से या दिवालिया से या जिसके पास होश हवास नहीं, उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, तो वो अमानवीय दृष्टि भी है, मतलब मानवता के दृष्टिकोण से भी खराब है, और नैतिक दृष्टिकोण से भी खराब, और कानूनी रूप से भी खराब है कि एक नाबालिग बच्चे को पता नहीं था, आपने उसको दो चॉकलेट दे के कहीं भी साइन करा ली, तो उसकी साइन की वैल्यू नहीं है। अब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तें होती, एग्रीमेंट की शर्तें उतनी नहीं कठोर होती हैं जितनी कॉन्ट्रैक्ट की। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करके एक पॉइंट होता है कि अगर आपने करार को तोड़ा, मतलब संविदा को आपने तोड़ा, तो जिसका जितना नुकसान होगा वो भरना पड़ेगा। है ना, किसी भी संविदा को वैध बनाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती है। अब ये देखिए कि भारत देश में पहले इन चीजों के लिखा पढ़ी में कुछ नहीं होता था। अंग्रेजों के आए, उन्होंने समझा। अंग्रेजों एक्चुअली ये जो पॉइंट है वो राम मोहन राय ने दे दिया कि यहाँ की जनता को अगर आपने कोई लिखित डॉक्यूमेंट दिखा दिया ना, तो वो चुपचाप मान लेगी, इफ एंड बट नहीं करेंगे। सती प्रथा जो छोटी सी गांव में थी या कुछ एक वर्गों में थी, उसको इतना हाइप दे दिया कि जैसे पूरे भारत की प्रथा है, और मतलब हर हर पति के मरने पर उसकी पत्नी की चिता बिठाई देते हैं। ये बेवकूफी वाला आइडिया जो इनको दे दिया ना, ये इनके लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर गया। चलिए, बाद में बात करेंगे इस पर, अंग्रेजों से बाद में निपटेंगे। प्रस्ताव और स्वीकृति। सबसे पहले तो मैंने आपको ऑफर दिया कि भाई मुझे आपकी गाड़ी खरीदनी है। चलिए गाड़ी छोड़िए, मकान, मैं आपका मकान बना दूंगा, 40 लाख रुपए लगेंगे। हाँ, ये मैंने ऑफर दिया। आपने अपना कैलकुलेशन करके देखा, अच्छा 40 ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया। मतलब कोई प्रेशर नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं थी। ठीक है, एक हो गया, मतलब सबसे पहले प्रस्ताव और अब इसके बाद आपसी सहमति इस पे हो कि भाई आपको कितना टाइम लगेगा, और फेज वाइज में आप क्या क्या करके देंगे, और किस हिसाब से आप पैसे लेंगे। ठीक है, और इसमें कहीं पर भी दोनों में से किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा कि तुम, तो मैं बोल रहा हूँ 5 लाख मुझे एडवांस चाहिए तो चाहिए, म्यूचुअली।
5 लाख दे सकते हैं, 3 लाख दे सकते हैं, जो भी होगा लिखा पड़ी। फिर ऐसा नहीं है कि जो ठेकेदार ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसमें 1 बोरी सीमेंट 3 बोरी मुहर्रम कर लिख के 1 बोरी सीमेंट और 4-5 बोरी मुहर्रम लगाए, या जो मैं मकान बनवा रहा हूँ मैंने नक्शा दिखाया कुछ और मैंने जाकर के 2 अट्टालिका और बनवा ली, मतलब जबरदस्ती करके, तो वो भी नहीं। या मान के चलो कि ठेकेदार ने मकान बनाया और उसी पे कब्जा जमा लिया, तो वो भी गलत है। तो इस तरह से कोई भी संविदा में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑब्स्टिकल्स होती हैं, उनको अवॉइड किया जाता है। अगर इनमें से कुछ भी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ फल होगा। फल क्या है इसमें? मकान बन के तैयार होना, है ना। तो ये वस्तु के रूप में हो गया, धन के रूप में हो गया, सेवा के रूप में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। या मुझे 5 रुपए दो, मैं आपकी चंपी कर दूंगा, बाल काट दूंगा, है ना। या आप मुझे अपना घर किराए पे दे दो, मैं आपको पैसे दूंगा, ये एग्रीमेंट में जाए। ये छोड़िए। अब तीसरी चौथी चीज ये है कि जो संविदा कर रहे, मतलब मैं ठेकेदार हूँ, तो साइनिंग अथॉरिटी में हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई भी चपरासी जा करके साइन करके आएगा, हाँ मैंने वो कर दिया, मालिक मान लेंगे। या साइनिंग अथॉरिटी मेरे पिताजी के पास है, तो मैं जा करके बोल दूं हाँ ठीक है आप बना दो, मैं साइन कर दूं। नहीं, मैं नाबालिग हो सकता हूँ, मेरे पास समझ नहीं है। इसलिए वयस्क होना चाहिए, 18 साल से अधिक, मानसिक रूप से स्वस्थ हो चाहिए, विधि द्वारा अयोग्य ना हो, मतलब वो दिवालिये वाली टाइप ना हो, वैध उद्देश्य, मतलब कोई भी संविदा का जो उद्देश्य है कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। कानून के विरुद्ध मतलब ये जो आपकी आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस में जो बहुत सारी धाराएं हैं, वो कहीं पर भी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। यदि संविदा किसी अपराध, धोखाधड़ी, नैतिक रूप से गलत कार्य या सार्वजनिक नीति की विरोध है तो वह अमान्य होगी और सजा भी होगी, वो एक अलग चीज है। फिर आती है कानूनी बाध्यता की। संविदा के सभी पक्षों का यह इरादा होना चाहिए कि इसे कानून द्वारा बाध्यकारी बनाया जा सकता है। मतलब यह है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट भैया किया है तो वो हमें दोनों तरफ से पूरा होना, एक तरफ से भी अगर छूटा तो दूसरे को अधिकार है कि वो कानूनी रूप से कार्रवाई कर सकता है। मतलब अगर 6 महीने में मकान बनाने के लिए हमको 5 किस्तें देनी है तो 5 किस्तें देनी है। अगर 6 महीने मकान बना के देना है तो ठेकेदार को देना है। ऐसा नहीं है कि वो 6 के 8 महीने कर ले बिना किसी का, मतलब बरसात हो रही है तो बात अलग है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। या इस साइड में कोई दुर्घटना घट गई तो बात अलग है, वो एक मानवीय संवेदना है। ठीक है, यदि यह सिर्फ सामाजिक या घरेलू समझौता होता तो उसे कानून रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे दोस्त हो गए, पति पत्नी हो गए, भाई भाई हो गए, तो वो चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। आप देखो अपना काम। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो डेफिनेटली ये लिखित में होना चाहिए। जैसे हमने अपनी जमीन को बेचा, या अभी बीच में इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का भी चलन चल गया था कि भैया हम 5 साल के लिए ऐसे पति पत्नी रहेंगे, इस दौरान जो बच्चा पैदा हुआ वो किसके पास जाएगा, नहीं हुआ तो क्या रहेगा, अगर तुम मर गए तो तुम्हारी सैलरी, या तुम नहीं मरे तो, मतलब वो सारी चीजें उन्होंने बहुत दिमाग लगा के, मतलब जहाँ दिमाग का इस्तेमाल है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट ही होना है। अब उसका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। जैसे आपने अगर जमीन बेची है या जमीन को खरीदा है तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, क्योंकि उसमें पावर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, स्पष्टीकरण सीधी सी बात है। आप कुछ भी अगर चीजें ले रहे हैं दे रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिसको दोनों लोग समझ सके। ऐसा नहीं हो कि आपने अगर किसी साउथ इंडियन से कोई कांटेक्ट किया है और आप हिंदी में कांटेक्ट बना के उसको दे दें, उसकी समझ में नहीं आए, या वो अपनी भाषा में कांटेक्ट बना के आपको दे दे, वो समझ में नहीं आए। तो एक म्यूचुअली लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिससे कि दोनों लोग समझ सकें। मतलब उसको हम बोल सकते हैं कि 3 भाषाओं में उसको बनाया जाए, ये बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। इंग्लिश एक आपकी लैंग्वेज, एक हमारी लैंग्वेज, यानी कि उसके 3 तरीके के पेपर बन सकते हैं जो एक तरह से
एक दूसरे की कॉपी ही होंगे। पढ़ने वाले को तीनों में सेम चीजें ही मिलेंगी। अब यदि संविदा में असंभव कार्य को पूरा करने की मांग है तो वो अमान्य। जैसे मान के चलो कल को कोई संविदा करे किसी के साथ में कि अगर तुम ऐश्वर्या राय के साथ मेरी शादी करवा दो, या कोई ये बोले कि तुम मुझे 5 करोड़ रुपए दो, मैं तुम्हारी शादी ऐश्वर्या राय के साथ करवा दूंगा, तो ये संविदा जो है ये कुछ मतलब असंभव सी लग रही है भाई। 5 करोड़ रुपए में ऐश्वर्या राय से शादी कहाँ से हो जाए। अब ये बात अलग है कि वो ऐश्वर्या राय कोई और सोच रहा हो, वो कोई और सोच रहा हो। तो अगर इस तरह का होता है तो ये सीधी सीधी धोखाधड़ी वाला मामला हो, क्योंकि इसका उद्देश्य वैध नहीं है। तो इन इन तरह की चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं। ये सारी जो चीजें इनको एलिबरेट आपको इस तरह से करना है कि हर एक में आप एक्सप्लेन कर सके। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में संविदा विधि का विकास है। एक्चुअली क्या है कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में वचन को हमेशा से ही एक मान्यता प्राप्त रही है कि जिसने वचन दे दिया है उसको वचन को पूरा करना ही है, चाहे प्राण जाए और चाहे राजपाट सब चला जाए। अब भारत में क्या है कि पहले जिसने जो कह दिया वो मान लिया जाता था। फिर अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने देखा कि भाई हम तो दोगले लोग हैं, हम साइन करके ही मुकर जाते हैं, लेकिन भारतीय ऐसे हैं कि जो अगर साइन कर दिए तो मुकरेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे एक बड़ी अच्छी रणनीति बनाई, हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, दिखाने लगे तुम्हारे बाप ने साइन की, तुम्हारे दादाजी ने साइन किया, तो भारतीय, हाँ ठीक है दादाजी करेंगे कोई बात नहीं, हो गया। इसके बाद सबसे ज्यादा कांटेक्ट की जरूरत पड़ी व्यापार में, आर्थिक गतिविधि, डिस्प्यूट्स को सुलझाने। तो हम सब सबसे पहले चलते हैं प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में जिसमें स्मृति, धर्मशास्त्र वगैरह थे, उन सभी में इन नियमों में ईमानदारी, न्याय, धार्मिक सिद्धांत पर आधारित व्यापारिक व्यवहार को प्राथमिकता दी गई। मतलब ये है कि अगर आपने किसी को वचन दिया है, सोच समझ के दीजिए, और अगर आपने दे दिया है तो फिर उसका पूरा कीजिए। वहाँ कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी कि आप वॉकआउट कर जाए। और कोई व्यक्ति न ऐसे वचन भरवाता था कि आपके लिए प्रॉब्लम हो, और न कोई व्यक्ति ऐसा था जो वचन देने के बाद पलट जाए। फिर आता है मुगल का, इनका भी अपना एक अलग तरीका था। तो पता नहीं इनके में वचन का कितना महत्व था, पता नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। अब आते हैं ब्रिटिश शासन और संविदा अधिनियम 1872। सबसे पहली शुरुआत यहीं से हुई थी। 1872 का मतलब आप ये सोच सकते हैं कि जब तक अंग्रेज व्यापारी बने रहे उन्होंने खूब किए, लेकिन उनका कहीं कुछ हिसाब किताब नहीं। 1832 में भी किया, उसका भी अलग नाम था। जैसे अ, सबसे पहले आया है भारतीय न्यास अधिनियम 1882। उसके पहले परक्राम लिखित अधिनियम 1881, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, माल विक्रय अधिनियम 1920, और भारतीय बीमा अधिनियम 1938। ये सारे ऐसे थे जो स्वतंत्रता से पहले थे। इसके बाद भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, आजादी के बाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। ये सारे नाम आपको बड़े अजीब अजीब से लगते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, ये अजीब ही आपको नंबर दिलवाएंगे। तो बात करते हैं, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय न्याय प्रणाली को सुधारने के लिए कानूनी संहिताकरण की शुरुआत। हमारी न्याय प्रणाली वैसे बहुत समृद्ध और सुदृढ़ थी, लेकिन हमारे अंदर क्या था कि गोरे लोगों के सामने हीन भावना घुस गई थी। तो हमको ये लगने लगा कि जो ये बोल रहे हैं ये ज्यादा अच्छा है, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमने अपनी जो नैतिक न्यायिक पद्धति थी उसकी तरफ से ध्यान हटा ही दिया, बल्कि उसको पूरी तरह से ये घोषित कर दिया कि ये अंधविश्वास का, जातिगत द्वेष का, अस्पृश्यता का पिटारा है। अगर आप वास्तव में अपने न्याय शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें कहीं कहीं भी चीजें बहुत विरोधाभासी उन्होंने लिखी हुई हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हो वो विरोधाभासी भाषा उसका भाग हो ही नहीं सकती। चलिए बाद में बात करेंगे इसमें। 1872 भारतीय संविदा अधिनियम लागू किया गया, इससे अंग्रेजी, अंग्रेजी लोग मैंने
ब्रिटिश लॉ, ये हर तरह की संविदाओं के लिए यूज था। इसका सामान्य सिद्धांत जो सभी संविदाओं पर लागू होगा, विशेष कॉन्ट्रैक्ट यानी जमानत, क्षतिपूर्ति, अ, बंधक और एजेंसी से संबंधित नियम, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट थे। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे किसी ने कोई अनैतिक कार्य किया, उसको जेल में बंद कर दिया, तो बुला के भाई इसको छोड़ दीजिए, तो छोड़ने के लिए कौन जमानत देगा, कौन गारंटी लेगा इसकी कि ये आगे काम नहीं करेगा। या किसी के कार चलाने से, गाड़ी चलाने से कुछ नुकसान हो गया, तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा। या इसी तरह की बहुत सारी चीजें थी। बाद में विशेष संविदाओं के कुछ हिस्सों को अन्य कानूनी गतिविधियों में सम्मिलित कर दिया गया, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल ऑफ प्रोडक्ट या पार्टनरशिप एक्ट। तो ये सारे एक्ट धीरे धीरे काम में आने लगे। अब हम बात करते हैं 1947 में, स्वतंत्रता के बाद यानी